जिस तरीके से एक मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, तो हमारे घर में अजान देने के बाद जो पहला लफ्ज़ हमारे कानों में गूंजता है वो जिए भुट्टो और नारे भुट्टो। मैंने बिलावल साहब पहले 2017 में साहिवाल आए थे, तब भी उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का स्टे मेरे घर पे किया था। लेकिन 2022 में जब लॉन्ग मार्च के दौरान आए तो तब उनका स्टे जो है वो एक रात का था। मतलब आप कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 24 से 25 घंटे का स्टे हमारे पास था, हमारे घर की है। आपके पास साहिवाल के अंदर एजुकेशनल सिस्टम बेहतर नहीं है, आपके इधर सेहत का निज़ाम बेहतर नहीं है, आपके इधर सीवरेज के निज़ाम बेहतर नहीं है। तो नौजवानों को मसाइल, हमारे शहर के मसाइल, हमारे बुज़ुर्गों के मसाइल, हमारे बच्चों के मसाइल, हमारे बच्चों के पास इधर कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है जहाँ पे वो जाके अपना रात को शाम को, आपको याद है जब हम बचपन में होते थे तो हम अपनी गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते थे। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं शफीक भट्टी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि वॉइस ऑफ पंजाब साहिवाल डिवीज़न की टीम, साहिवाल डिवीज़न के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों चाहे कौमी असम्बली के, हम उनके इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ साहिवाल सिटी से है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, नौजवान लीडर हैं। जनाब चौधरी सरमद शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने मैंने टाइम दिया। मान रहे जी, सबसे पहले वॉइस ऑफ पंजाब का बहुत शुक्रिया जी कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और आज मेरे पास आए हैं मेरे से पूछने, मुझसे सुनने के लिए। अच्छा सर, आपकी जो फैमिली है, साहिवाल की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जब तक इस ख़ानदान का जिक्र ना हो आप इस चैप्टर को क्लोज़ नहीं कर सकते। आपकी फैमिली के बारे में कहा जाता है कि ये पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है ये उसके साथ डायरेक्ट है। तो सर बताइएगा कि साहिवाल के अंदर जो है वो आपकी फैमिली जो है उसका सियासी बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा बताइए। देखें जी, हम 1970 से जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई तब से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं जी। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे जितने लोग साहिवाल में लोग बैठे हैं उनको पता है कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी उससे मोहब्बत कितनी ज़्यादा है। उसकी एक मिसाल आपको देता चलूँ कि यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से एक मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, तो हमारे घर में अजान देने के बाद जो पहला लफ्ज़ हमारे कानों में गूंजता है वो जिए भुट्टो और नारे भुट्टो का है। तो हम तो इस जमात के साथ हैं जी, हम इसके विज़न के साथ हैं और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मरते दम तक रहेंगे। और मेरे घर के बाहर जो झंडा 1970 से लहरा रहा है वो इंशाल्लाह मेरे जब तक मेरी सांस में सांस है इंशाल्लाह वो झंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरे घर के बाहर लहराता रहेगा जी। सर, वजह क्या है पार्टी के साथ इतनी लॉयल आपकी जो आपकी फैमिली है, इसकी वजह क्या है? देखें जी, लॉयल्टी हमारी सिर्फ जमात के साथ नहीं, हमारी पाकिस्तान के साथ भी है। ये पाकिस्तान मेरा है, ये साहिवाल मेरा है और मैंने भी इधर ही जन्म लिया है। मैंने अपने बाकी की ज़िंदगी जितनी रब ने मेरी लिखी है वो मैंने इधर ही गुजारनी है। मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बच्चों के बच्चों ने भी इधर ही रहना है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है, उसका जो मंशूर है, उसका जो विज़न है, वही वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को एक बेहतर तरीके से चला सकती है। चाहे जितने भी मसाइल हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस मुल्क को तमाम बुरहानों से निकाल सकती है। अच्छा सर, आपने 2018 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसमें आप तीसरे नंबर पर थे, आपकी 3rd पोजीशन थी। तो अब जो आगे इलेक्शन आ रहा है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है और आप जो है अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं? देखें जी, मैंने कोशिश की है पिछले 5 साल के अंदर, मैंने कोशिश की है कि नौजवानों को अपने साथ मिला सकूं। मैंने कोशिश की है कि साहिवाल के मसाइल जो हैं वो उजागर कर सकूं। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने नौजवान, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, जो हमारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, साथी हैं, उनको मैंने मसाइल बताने की कोशिश की है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला वक्त जो 2024 का 8 फरवरी का है, ये जितने नौजवान दोस्त, जितने मेरे साथी हैं वो इंशाल्लाह मेरे साथ चलेंगे और मैं एक अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद इंशाल्लाह साहिवाल से लेकर बैठा हूँ। अच्छा सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे, नाज़रीन आपको भी मालूम है कि ये ख़ानदान जो है ये पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ बिल्कुल डायरेक्ट है। इसी वजह से सर जब 2022 के अंदर बिलावल साहब यहाँ से लॉन्ग मार्च लेकर गुजर रहे थे तो उन्होंने आपके यहाँ स्टे किया था, आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। साहिवाल की सियासत को लेकर जो है वो क्या डिस्कशन हुई, वो अगर आप डिस्क्लोज़ करें तो? देखें, चेयरमैन बिलावल साहब पहले 2017 में साहिवाल आए थे, तब भी उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का स्टे मेरे घर पे किया था। लेकिन 2022 में जब लॉन्ग मार्च के दौरान आए तो तब उनका स्टे जो है वो एक रात का था। मतलब आप कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 24 से 25 घंटे का स्टे हमारे पास था, हमारे घर था। जब वो आए हमने उनको पाकपतन चौक में एक माशाल्लाह एक बहुत अच्छा जलसा किया जिसमें ख़ासतर नौजवानों ने एक बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। बिलावल साहब की स्पीच को सुना, उसको अप्रीशिएट भी किया। उसके बाद चेयरमैन साहब हमारे घर पर आए, वहाँ पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, पर्सनल गुफ्तगू भी हुई। लेकिन ख़ासतर जो मैं यहाँ पे कोट करूँगा, जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूँगा, वो ये है कि मैंने
चेयरमैन बिलावल साहब के अंदर वही खूबियाँ देखी हैं जो मैंने अपने लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताबों में या उनकी तकरीरों में सुनी, या मैंने बेनज़ीर शहीद की गुफ्तगू में सुनी, उनके बारे में जो सुना, उनके बारे में जो पढ़ा, मैंने वही चीज़ अपने चेयरमैन बिलावल के अंदर जो है ना वो मैंने देखी है, और आसफ़ा बीबी भी उसी का एक हिस्सा है। अच्छा सर, आप नौजवान लीडर हैं, आप क्या समझते हैं कि साहिवाल के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर नौजवानों के मसाइल हैं क्या? देखिए, नौजवानों का आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे साहिवाल के अंदर जो नई वोटर लिस्ट तैयार हुई है, उसके मुताबिक 65% वोटर जो है वो यूथ का है। 65% नौजवानों का वोट है, और नौजवानों के मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं। आप इसके मिसाल सबसे बड़ी तो आपकी बेरोज़गारी की है। आपके पास साहिवाल के अंदर एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं है, आपके इधर सेहत का निज़ाम बेहतर नहीं है, आपके इधर सीवरेज के निज़ाम बेहतर नहीं है। तो नौजवानों को मसाइल, हमारे शहर के मसाइल, हमारे बुज़ुर्गों के मसाइल, हमारे बच्चों के मसाइल, हमारे बच्चों के पास इधर कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है जहाँ पर वो जाके अपना रात को, शाम को, आपको याद है जब हम बचपन में होते थे तो हम अपनी गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते थे, हम अपने गली मोहल्लों में ग्राउंड होते थे, ग्राउंड में जाके खेलते थे। हमारे इधर ज़फ़र अली स्टेडियम मौजूद है, हमारे इधर हॉकी स्टेडियम मौजूद है, लेकिन आप उनके जाके हाल देख लें, आप उनको जाके देखें, आपके सामने आ जाएगा वहाँ पे तो सिर्फ टॉप की लीडरशिप आके जलसे करती है, इसके अलावा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके पास ये भी मिसाल है कि मुश्ताक अहमद जैसे प्लेयर, शफीक चिश्ती जैसे प्लेयर जो क्रिकेट में, कबड्डी में, हॉकी के जो लोग हैं, हमारे साहिवाल को रिप्रेजेंट करते थे पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली और नेशनली जाके रिप्रेजेंट किया करते थे। और अब आप देख लें कि पिछला कुछ अरसा से यहाँ से हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, हमारे पास कोई ऐसा नौजवान नहीं आया, कोई ऐसा लड़का तैयार नहीं हम कर सके जो हमें क्रिकेट में साहिवाल को रिप्रेजेंट कर सके या कबड्डी में जाके किसी को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी पिछले 10 से 15 साल की एक बहुत बड़ा फेलियर है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे बेहतर ग्राउंड्स बना सकूँ, यहाँ पे बेहतर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकूँ, ताकि वो लोग कल को साहिवाल का नाम जाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करें। अच्छा सर, आप यंग लीडर हैं, अगर आने वाले इलेक्शन में साहिवाल जो है, साहिवाल आपको देख रहा है, साहिवाल आपके ऊपर एतमाद का इजहार करता है, वो कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे हैं, जो आप करेंगे, जो आपसे पहले वाले कैंडिडेट नहीं कर सके? देखिए जी, मैंने आपको मिसाइल साहिवाल के बताएं, और मैं बार बार अपनी डिफरेंट जहाँ पे भी मेरी कोई तकरीर हो, कोई जलसा हो या कोई कॉर्नर मीटिंग हो, बार बार मैं वहाँ पर ये बात बताता हूँ लोगों को, और समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि अगर एक दफ़ा इन्होंने मेरे पे एतमाद किया, मेरे घर के किसी फ़र्द पे एतमाद किया, हमें मौका दिया, तो इंशाल्लाह ये साहिवाल का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। ख़ासतर मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि आपका साहिवाल का जो 2 नंबर ठेकेदार हैं, ख़ासतर सरकारी इमारतों के बाहर बैठे हैं, ख़ासतर सिविल हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, जो कि सिविल हॉस्पिटल का आपने खास जिक्र किया है, इसलिए ख़ास जिक्र किया है कि सिविल हॉस्पिटल देखें ना, आप मुझे बताएं कि सिविल हॉस्पिटल जो है वो एक सरकारी बिल्डिंग है, एक सरकारी इमारत है। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या नर्स है या इक्विपमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं, वो किन के पैसों से सारे अखराजात वहाँ पे उठाए जा रहे हैं? डेफिनेटली वो हमारे टैक्स के पैसे होंगे। उसके बावजूद जब आप सिविल हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते हैं तो बाहर जो इन्होंने ठेकेदारी 2 नंबर ठेकेदारी सिस्टम बाहर चलाया हुआ है, जो 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये पर्ची का चलाया हुआ है, मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। और मैं जितने भी सरकारी यहाँ पे स्कूलों के बाहर भी बच्चों की मोटरसाइकिल या साइकिल खड़ी करने के 20 से 50 रुपये लेते हैं, या जितने भी सरकारी ठेकेदार 2 नंबरी करते हैं, मैं इनके बहुत ख़िलाफ़, और मैं इनको इंशाल्लाह साहिवाल से बंद। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है, जो मेरे नौजवान दोस्त मुझे सुन रहे हैं उनके लिए ख़ास तर कि मैं इनकी पंजाब असम्बली में आवाज़ बनूँगा, मैं इनके लिए रोज़गार साहिवाल में लेकर आऊँगा। मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड्स, जिस तरह आपका ज़फ़र अली स्टेडियम यहाँ पे मौजूद है, आपका हॉकी स्टेडियम यहाँ पर मौजूद है, मैं इंशाल्लाह इनको बहुत बेहतर करूँगा। और आप यहाँ से मेरे जो साहिवाल के नौजवान दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, वो यहाँ से इंशाल्लाह क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी और फुटबॉल सीख कर इंशाल्लाह इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर साहिवाल को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, हेल्थ सेक्टर जो है उसके अंदर साहिवाल के मसाइल क्या हैं? देखें ना, हेल्थ सेक्टर मैंने आपको सबसे बड़ा, आपको सबसे पहले तो सिविल हॉस्पिटल की अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं या मैटरनिटी की डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो बेतहाशा मसाइल हैं। आपकी इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पर पूरी नहीं है। और ख़ासतर मैं यहाँ पर एक चीज़ को ज़रूर बताऊँगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जब अपने किसी भी मरीज़ को, अपने किसी पेशेंट को, कोई भी मेरे साहिवाल का नौजवान दोस्त लेकर जाता है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर बेड की अवेलेबिलिटी मिलती है तो आपके पास मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह ये भी आपके प्लेटफॉर्म से अपनी आवाम से ये भी वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर मेरे रब ने मुझे मौका दिया है, मेरी आवाम ने मेरे पे एतमाद किया, तो आपके साहिवाल के इसी सिविल हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर्स भी मैं प्रोवाइड करके दूंगा, आपको बेड्स भी मैं लेकर दूंगा। और ये जो साहिवाल के बारे में एक बड़ी मशहूर बात है ना कि यहाँ पे पेशेंट को लेकर जाओ तो पहली
चेक करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इन्हों लाहौर ले जाओ। तो ये चीज़ इंशाल्लाह मैं साहिवाल से ख़त्म कराऊंगा और साहिवाल के इस सेहत के निज़ाम को, सिविल हॉस्पिटल के निज़ाम को मैं मिसाली बनाऊंगा, जिसको इंशाल्लाह बाकी पंजाब के तमाम सरकारी अस्पताल फॉलो करेंगे। अच्छा सर, आपके बारे में जो अवामी राय है वो ये है कि यार है बंदा पीपल्स पार्टी च नाना होंदा ते MPA सी, क्या मुस्तकबिल में ऐसा कोई चांस है आप पार्टी छोड़ सकते हैं? कौन सी पार्टी से अगर ऑफ़र हो या कोई इस तरह का कुछ हो सकता है? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे खून में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपको पहले बात की कि अजान के बाद जो पहला लफ्ज़ हमारे कानों में गूंजता है वो GA भुट्टो का है। सर कोई चांस नहीं है ये आपको नून लीग का टिकट ऑफर हो जाए? ये नून लीग आ जाए या PTI बहुत क्राइसिस में है, उसका अगर टिकट ऑफर हो गया तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे किसी की भी, देखें ना, मैं आपको सीधी मिसाल देता हूँ कि जो बंदा अपनी जमात के साथ मुखलिस नहीं है वो आपके शहर के साथ कभी मुखलिस नहीं हो सकता। मैं अपनी जमात के साथ मुखलिस हूँ। मैं कभी भी चढ़ते सूरज को सलाम करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने अपनी सियासत की है एक विज़न के ऊपर। वो विज़न मेरे, उसका मंशूर मेरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, मेरी शहीद रानी का है, मेरे अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो का है। मैं उस विज़न पे हूँ, उसी विज़न पे चल के मैंने अपनी आवाम की खिदमत करनी है, अपने लोगों की खिदमत करनी है। और इंशाल्लाह मैं, अगर मुझे रब ने मौका दिया तो साहिवाल को एक मिसाल, एक मॉडल सिटी बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आप जो पर्सनली हैं, पर्सनली तौर पे एक पर्सनल सवाल है, पार्टी पॉलिसी के थोड़ा सा ख़िलाफ़ ज़रूर है, आप जो है वो मोहतरमा की सियासत के पहले से आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, उसके बाद एक ज़रदारी दौर आया पीपल्स पार्टी के अंदर और पीपल्स पार्टी डिक्लाइन का शिकार हुई। अभी आप किस सियासत को पसंद करते हैं? बिलावल भुट्टो की सियासत को पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी सियासत जो है वो उनकी वालिदा और नाना वाली है, और एक सियासत है जो आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं। आप पर्सनली तौर पर किस सियासत के हामी हैं? नहीं, सियासत तो देखें ना, सियासत जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। आप जो चाहे चेयरमैन बिलावल साहब की लें या आसिफ अली जरदारी साहब की लें, आसिफ अली जरदारी साहब चूँकि मशहूर हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह भी हैं। और आपने देखा है, मैं आपको बताता चलूँ, आपने देखा होगा कि 2008 में जब 7 में बीबी शहीद हुई थी तो उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा था। और 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो तब 107 शायद सीटें थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। उसके बावजूद उन्होंने 18वीं तरमीम का जो बिल है वो मंजूर करवाया। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि वो पहली एक गवर्नमेंट थी जिसने 5 साल का टेन्योर अपना मुकम्मल किया था, जिससे पहले कभी कोई नहीं कर सका था। ये कारनामा तो बिल्कुल इसी पार्टी ने किया, तो इसलिए उनको मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका विज़न बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब का है, चाहे वो चेयरमैन बिलावल साहब का है, उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है। उनका विज़न है पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो, पाकिस्तान का नौजवान खुशहाल हो। अच्छा सर, 2018 से लेकर अब तक जो महंगाई की लहर चल रही है, इसमें जो आपकी पार्टी है ये भी हुकूमत के अंदर शामिल रही है, तो आप किसको ज़िम्मेदार गर्दानते हैं? आप पर्सनली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गर्दानते हैं, नून लीग को गर्दानते हैं? देखिए, दोनों ही शरीक जुर्म है। नहीं, दोनों शरीक जुर्म नहीं हो सकता। देखो ना, आपने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करनी है, हमारे पास वज़ीर ख़ारजा एक मेन वजारत थी जो चेयरमैन बिलावल साहब के पास थी। आप उनका रिकॉर्ड खोलें, आप उनके जो उन्होंने दौरे किए हैं दूसरे मुल्क के, उन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर किया है या बुरा किया है, वो आप सबके सामने आ जाएगा। जो महंगाई की शरह है तो ये तो एक लड़ी है जो 2018 के बाद चली थी, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट से ही स्टार्ट लिया था जिसने। और मैं ये बात मानता हूँ कि 2018 से अगर आखिरी ये 16 महीने जो PDM ने भी गुजारे हैं, उसके अंदर मैं शहबाज शरीफ को, नून लीग को जो ना, वो क्योंकि वो महंगाई की तरफ नहीं गए, वो लोगों के मिसाइल की तरफ नहीं गए, वो गए अपनी ज़ाती दुश्मनी, अपनी ज़ाती लड़ाई जो उनकी किसी भी जमात के साथ थी, वो आप बेहतर समझते हैं किस जमात के साथ थी, वो उनके ऊपर रहे। उन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने महंगाई के बारे में नहीं सोचा। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा किरदार पीपल्स पार्टी का तो किसी हद तक नहीं हो सकता, नून लीग का और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। जो आज की महंगाई जिसमें मेरे बेरोज़गार, जिसमें मेरे गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, वो इसमें PTI का और नून लीग का बहुत ज़्यादा हाथ है। अच्छा सर, इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है 8 फरवरी। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? देखें जी, ये तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि मीडिया ऐसे सवाल ना करे जिससे इलेक्शन के ऊपर होने या ना होने की असरात पे उनके असर ना पड़े। तो इलेक्शन तो होने चाहिए, इलेक्शन होंगे और इलेक्शन इस वक्त होने भी चाहिए क्योंकि आवाम के बहुत मसाइल हैं, लोगों के बहुत मसाइल हैं। आप कहीं चले जाएँ, लोग मसाइल का शिकार हैं। तो एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, उनको 5 साल मुकम्मल दिए जाएँ, वो 5 साल देखें क्या करता है। उसके बाद 2029 आता है, उसके बाद अगर वो बेहतर कारकर्दगी दिखाते तो ठीक
ठीक है, नहीं तो आप कोई नया कैंडिडेट लें या कोई नया लीडर अपना चूज़ कर लें। अवामी हक होना चाहिए ये। अच्छा सर, आपकी जो पार्टी के शीख चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, उनको मुफाहमत का बादशाह कहा क्यों जाता है? अभी मैंने आपको बताया जी, वो मुफाहमत के बादशाह 2008 से जब साथ में बीबी शहीद हुई थी, उसके बाद से जब उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा, फिर 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो उन्होंने 107 105 सीटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में बनाई। उसके बाद 18वीं तरमीम जो है वो उन्होंने मुफाहमत के साथ तमाम जमातों को साथ इकट्ठा करके, एक जितने नेशनल अदारे हैं हमारे, उनको साथ इकट्ठा करके उस तरमीम को भी पास करवाया। तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी जो उनकी अपना विजन है, जो उनकी अपनी सोच है, उसके मुताबिक वो मुफाहमती तौर पे तमाम जमातों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। चाहे आप अभी की मिसाल ले लें, जब ये इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था, तो तभी आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के पास खुद चल कर गए थे। तो मुफाहमती बादशाह अब इसलिए मैं समझता हूँ कि आवाम उनको कहती है कि उनका जो सोच है वो नेशनल हमारे जितने अदारे हैं और हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको वो साथ लेकर चलते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान जो है वो खुशहाली की तरफ जाए। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक जो डिसक्रेडिट दिया जाता है, जैसे नून लीग है, वो अपनी जो बेस है वो पंजाब को बताती है। वो कहती है हमने बेतहाशा काम किए हैं जो आपको नज़र आएंगे, और पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम है, मीडिया भी लगाता है और आम आवाम के भी यही तासुर लेती है कि जो सिंध है उसके अंदर उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुई जिस तरह नून लीग कहती है कि हमने पंजाब के अंदर किया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जरदारी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की आज से कुछ दिन पहले कि ये डोमिसाइल का मसला है, और आप यकीन करें कि अगर अभी मेरे खर्चे पे आपको कराची लेके चलता हूँ, मैं आपको सिंध के जिस इलाके में कहता हूँ मैं आपको लेके चलता हूँ, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिएगा, आप उसके बाद पंजाब को भी देख लीजिएगा, आप वहाँ की सड़कों को देख लेना, आप वहाँ पे आप देखें कि 5 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 से 23 के दरमियान कायम की हैं, और वहाँ के आप हॉस्पिटल्स को देख लीजिएगा, वहाँ के आप सरकारी जो सेहत के सफाई के जो मामला है आप उनको देख लीजिएगा। वो ये बाकी सारी बातें हैं जी, मैं कहना नहीं चाहता कि बहुत से ऐसे मीडिया भी हैं हमारे पाकिस्तान में जो इस चीज़ को बड़ा उजागर करते रहते हैं, वो सिंध में जाके देखते नहीं हैं और पंजाब की चीज़ों को देख के वो कहते हैं कि ये बस एक, आप ये कह सकते हैं कि ये डोमिसाइल का मसला है। अच्छा, आप समझते हैं ऐसा कुछ भी नहीं? मैंने आपको कहा आप हमारे साथ चलें, मैं आपको अपने खर्चे पे कराची लेके चलता हूँ, और आप देखिएगा, जैसे आप हैदराबाद देखिए, आप सखर देखें, आप कराची देखें, आपके सामने सारी चीज़ आएगी। अच्छा सर, आप माशाल्लाह नौजवान लीडर हैं। 8 फरवरी को शाम को इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं, और साहिवाल की आवाम जो है अगर वो आपके ऊपर एतमाद का इजहार कर देती है, तो कौन कौन से जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके जहन में हैं जो आप साहिवाल की आवाम के लिए उनको करना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहले जो मेरे साहिवाल का सबसे बड़ा मसला है वो सेहत का, और सेहत के डिपार्टमेंट में आपके जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो अप टू द मार्क नहीं है। आपके इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है हमारे साहिवाल शहर को, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और मैं ये कोशिश करूँगा, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं ये कोशिश करूँगा कि जो ये बात साहिवाल के बारे में बोली जाती है कि एनू लाहौर ले जाओ, ये एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है जो साहिवाल के बारे में बोला जाता है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि साहिवाल के अंदर बेड जो है जिनकी यहाँ पे किल्लत अक्सर औकात रहती है, मैं वो ना होने दूँ, मैं डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाऊँ, और मैं मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर। और सर, ये जो एक नया मसला जिसने सर उठाया हुआ है, सरकारी इदारे जितने भी हैं पार्किंग के बड़े मसाइल हैं। हॉस्पिटल्स को देखें, मतलब हॉस्पिटल के अंदर तो पार्किंग का कोई तुक ही नहीं बनता। उसके हवाले से आपके, जब आप एमपी होंगे, हम ये उम्मीद रखें कि किसी भी सरकारी इदारे में, किसी भी सरकारी हस्पताल में पार्किंग का सिस्टम नहीं होगा? अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दें, आपका जो सरकारी हॉस्पिटल है वो किसके खर्चे पे चलता है? जो डॉक्टर्स को तनख्वाह दी जाती है, या जो बिजली के बिल वहाँ पे दिए जाते हैं, या जो मेडिसिन के एक्सपेंस उठाए जाते हैं, या डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को पैसे दिए जाते हैं, वो किन के खर्चे पे दिए जाते हैं? इनको गवर्नमेंट पे कर रही है, और गवर्नमेंट जो है वो आवाम से टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप सरकारी हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल साहिवाल के अंदर एंटर होते हैं, तो सबसे पहले बाहर आपको कौन रोकता है? आपको वहाँ पे बैठा एक बंदा जो 20, 50, 100 रुपया पर्ची का आपसे ले रहा है, वो रोकता है। तो सबसे पहले तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि इनके तो मैं बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। जितने ये 2 नंबर, देखिए 2 नंबर ठेकेदारी सिस्टम जो आपकी सरकारी बिल्डिंग्स के बाहर है, जो पहले आपके टैक्स के पैसों के ऊपर चल रहा है, उसके बाहर मैं हरगिज़ अपनी हुकूमत के अंदर ये ठेकेदारी नहीं चलने दूँगा। मैं आवाम को रिलीफ देने के लिए हतमन कोशिश करूँगा कि ये ठेकेदारी सिस्टम यहाँ पर ना चले।
ठीक है सर। अच्छा सर, जो एजुकेशन है, एजुकेशन में साहिवाल के लिए आप क्या कर सकेंगे? देखें, एजुकेशन का पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं, हमारे जो लड़के लड़कियां हैं, वो यहाँ से एफएससी एफए करने के बाद लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद जाते हैं। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाके, ख़ासतर जो साहिवाल के अवाम वो ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ रुझान करती है, वो पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुझान करती है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एक उनके सब कैंपसेस, हम पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस अपने साहिवाल के अंदर लेकर आएँ, हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक सब कैंपस अपने साहिवाल के अंदर लेकर आएँ, और ख़ासतर जो मेरे मेडिकल के बच्चे हैं, जो यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम किया गया, जो गालबन कुछ 100 सीटों पर मुश्तमिल है, मैं हतमन ये कोशिश करूँगा कि उनको 150-200 तक में लेकर जाऊँ, ताकि मेरे वो बच्चे, मेरे वो नौजवान, वो लड़के, वो लड़कियाँ जो दूसरे शहरों में जाते हैं, अपने एक्सपेंस को डबल करते हैं, अपने एक्सपेंस को भी वो डबल करते हैं बाहर जाके, उनके माँ बाप को प्रॉब्लम भी बहुत आती है। मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं उनको कम कर सकूँ, और मैं उनको वही फैसिलिटीज़, वही चीज़ें उनको घर बैठे साहिवाल के अंदर दे। अच्छा सर, आज तो आपसे बड़ी आसानी से मुलाकात हो गई। अगर आपको आपके ऊपर साहिवाल की अवाम ने एतमाद का इजहार किया और आपको एमपी इलेक्ट किया, तो कितने लोगों से मिलने के बाद आपसे मिलने का टाइम मिला करेगा साहिवाल की अवाम को? देखें जी, साहिवाल पूरा इस शहर का गवाह, इस चीज़ का गवाह है कि 2008 में भी हम, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, तो 2008 से 13 तक हम 5 साल इक़्तिदार में रहे। आप ये पूरे साहिवाल में सर्वे करवा सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि वो वाहिद हमारा घर था जो आज तक, जिसके घर का दरवाज़ा, जिसके घर का बाहर का डेरा बंद नहीं हुआ। इसकी मिसाल पूरी आपको पूरे साहिवाल से आप सर्वे करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया, मेरी ज़ात को मौका दिया, मेरे घर से किसी को मौका दिया, तो इंशाल्लाह जो ये एक एमपीए या एमएनए के बारे में कहा जाता है कि उनसे मिलने के लिए पहले बार 10 सेक्रेटरी होते हैं, पहले उनको मिलना पड़ता है, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं जिस तरीके से आज आपने मुझे अप्रोच किया है, डायरेक्ट कॉल मुझे की है, आप तब भी मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे, मैं साथ कोई सेक्रेटरी नहीं रखूँगा, क्योंकि मैंने आवाम की खिदमत करनी है, मैंने आवाम के दिलों में बसना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पहले दिन से, जिस दिन से मैं पॉलिटिक्स के अंदर आया हूँ, मैंने ये कोशिश की है कि मैं लोगों के दिलों में घर बनाऊँ, ताकि लोग मुझे अपनी दवाओं में भी साथ साथ याद रखें। अच्छा सर, जो इधर विनिंग कैंडिडेट हैं, जो हैट्रिक कर चुके हैं, मलक नदीम कामरान साहब की बात कर रहा हूँ, बहुत मजबूत इस हल्के से उम्मीदवार समझे जाते हैं, तो आपके पास अभी जो वर्किंग की क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रैटेजी चल रही है जिससे आप इतने मजबूत कैंडिडेट का मुकाबला करेंगे? देखें जी, सबसे पहले मैं आपको ये बयान करता चलूँ कि मेरे जितने भी सियासी हरीफ हैं, सियासी मुखालिफिन हैं, वो तमाम मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं उनका एहतराम करता हूँ, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो किसी भी और जमात के हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मेरी अगर उनसे कोई जंग है, मेरी अगर उनसे कोई लड़ाई है, या मेरा सियासत में आने का अगर कोई मकसद है, तो वो मेरा साहिवाल शहर है, मेरे साहिवाल के लोग हैं, मेरे नौजवान हैं, जिनके मसाइल मेरे मसाइल हैं। और मैं अपने नौजवान दोस्तों, क्योंकि उनको भी तमाम मसाइल नज़र आते हैं, जो यहाँ पे बेरोज़गार दोस्त बैठे हैं, आप भी मीडिया के बंदे हैं, आप ही जाके चेक कर सकते हैं कि महंगाई के बाद कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोगों का घर प्रॉपर तरीके से शायद अब नहीं चल पा रहा। तो मैं अब कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं पंजाब असम्बली में जाकर, पंजाब असम्बली में खड़ा होकर अपने साहिवाल की आवाज़ बन सकूं, साहिवाल के मसाइल को डिस्कस कर सकूं, साहिवाल के लोगों की जो परेशानी है उनको हल कर सकूं। मैं इंशाल्लाह ये मेरी हतमन कोशिश है, और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपको पंजाब असम्बली में मेरी तकरीरों में साहिवाल गूंजता ज़रूर नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, अभी इलेक्शन का दौर है, तो आखिर में, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में, आप वोटर्स के लिए और साहिवाल की आवाम के लिए वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि मैं सियासत में आया हूँ आप लोगों की खिदमत करने के लिए, मैं सियासत में आया हूँ आपके मसाइल को हल करने के लिए, मैं सियासत में आया हूँ अपने साहिवाल की सेहत के मामलात को बेहतर करने के लिए, अपने साहिवाल के जो हमारे प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, जो मेरे बच्चों के, उसको बेहतर करने के लिए, मैं बेरोज़गारी को, जो मेरे बेरोज़गार नौजवान मेरे दोस्त हैं, उनके लिए रोज़गार लेकर आऊँगा इंशाल्लाह साहिवाल में। और मैं हतमन कोशिश करूँगा कि मेरे दोस्तों के, मेरे बुज़ुर्गों के, मेरे गरीब आवाम के जितने मसाइल हैं, उन मसाइल को मैं अपना समझूँ और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करूँ। मेरी साहिवाल की आवाम से, आपके प्लेटफॉर्म से ये अपील है कि एक दफ़ा आप
8 फरवरी 2024 को मेरे पे एतमाद करें, तीर पे मोहर लगाएं। मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके साहिवाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, आपके साहिवाल के अंदर जो मसाइल हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर आएँ, चाहे वो मेडिसिन को लेकर आएँ, चाहे वो सड़कों को लेकर आएँ, चाहे वो सीवरेज को लेकर आएँ, जितने आपके मसाइल हैं, आप एक दफ़ा उन मसाइल को पूरे को इकट्ठा करके मुझे दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन 5 सालों के अंदर मैं इन तमाम मसाइल को हल करके 2029 में आपके पास दोबारा वोट मांगने आऊँगा। जी नाज़रीन, बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी साहिवाल डिवीज़न की एक नई सियासी शख्सियत के साथ। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।